नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स बीडू 2018 एग्जाम के लिए, जिसका एग्जाम जून 2023 में होने की पूरी संभावना है। पेट 2023 के लिए और ये एसएससी सीजीएल के लिए करंट अफेयर्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। इन तीनों एग्जाम्स के लिए आपका करंट अफेयर्स तैयार होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन सभी एग्जाम में आपका जो करंट अफेयर्स है वो 10 से 15 नंबर तक का पूछा जा सकता है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना होगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगातार कंटेंट पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, वीडियो 2018 हो या पीईटी 2023 हो या एसएससी सीजीएल हो। अगर आपने संकल्प लिया है अगले 2 वर्षों में या इसी वर्ष में अपनी नौकरी पक्का करने का, तो निश्चित रूप से आपको तैयारी भी अच्छी करनी होगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान लॉन्च की। इसको कुछ लोग 0 पढ़ते हैं, लेकिन ये 4.0 होता है। क्लियर आपको? तो लॉन्च करता है इसके राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया गया। क्या? डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान लॉन्च। कौन है? मुख्य रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग। क्लियर आपको? उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना। क्या? महिलाओं के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना। आप देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि साइबर अपराध बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ भी, सभी के साथ साइबर अपराध होते हैं। लेकिन ये जो लॉन्च किया गया है डिजिटल शक्ति 4.0 या 4.0 अभियान, ये महिलाओं के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया है। लॉन्च करता राष्ट्रीय महिला आयोग है। यह अभियान किसी भी प्रकार के अवैध, अनुचित ऑनलाइन गतिविधि के खिलाफ आवाज उठाने, विरोध करने के लिए जागरूक बनाने पर केंद्रित है। क्लियर है आपको? अगला है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022। क्या? नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022 आयोजन नई दिल्ली में हुआ। देशों के बीच आतंकवाद के वित्त प्रेषण को रोकने के लिए सहयोग करना। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2018 में फ्रांसीसी सरकार की एक पहल के रूप में शुरू किया गया था। फ्रांस की सरकार ने 2018 में यह शुरू किया था। इस बार इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा यह शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत जल संयंत्रों में जमा गंगा नदी के बाढ़ के पानी को साफ कर पीने योग्य बनाकर घरों में आपूर्ति करना। गंगा जल आपूर्ति परियोजना को बिहार कैबिनेट द्वारा दिसंबर 2019 में मंजूरी दी गई थी। क्लियर आपको? भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन, इसका आयोजन नोएडा में किया गया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया। सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा इसका विषय था। प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन। तो जो प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन वाराणसी में किया गया। आयोजक कौन कौन थे? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। लॉजिस्टिक प्रणाली में सुधार, क्षेत्रीय संपर्क और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। देखिए, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। इनको नोट करिए, या इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है, तो वहां पर जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काशी तमिल संगम का आयोजन, समागम होगा, ठीक है, संगमम का आयोजन वाराणसी में हुआ। आयोजन वाराणसी में हुआ। आयोजक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय था। उद्देश्य भारत को श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने व ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं, उत्तर एवं दक्षिण को करीब लाना, हमारी साझा विरासत को समझ विकसित करना। क्लियर आपको? तो काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया था। आयोजक था केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। क्लियर है आपको? आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल 2022 आयोजन नई दिल्ली। आयोजक विदेश मंत्रालय व शहर भारत में एक प्रदर्शनकारी
और दृश्य कला संगठन है। आसियान और भारत के बीच सांस्कृतिक संपर्क को साझा समझ को प्रोत्साहित करना। आसियान भारत संगीत समारोह 2022 भारतीय आसियान संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न है, जो 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में चिन्हित करता है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन बाली इंडोनेशिया। ठीक है, क्या आयोजन बाली इंडोनेशिया में हुआ। विषय रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। क्या है विषय? इसका विषय था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इसको स्लोगन भी आप कह सकते हैं। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। भारत ने G20 की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण किया है और 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। क्लियर आपको? COP 27 सम्मेलन 2022, इसको COP27 सम्मेलन भी कह सकते हैं, आयोजित किया गया शर्म अल शेख मिस्र में इसका आयोजन हुआ। उद्देश्य था इसका ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करना तथा वैश्विक तापमान में भी कमी करना। प्रमुख मुद्दे क्या था? विश्व भर में हो रही मौसम संबंधी घटनाओं, यूक्रेन में युद्ध के कारण उपजे ऊर्जा संकट और उससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जीव परिवर्तन मंत्रालय ने इन अवर लाइफ सिस्टम अभियान शुरू किया। क्या? इन अवर लाइफ सिस्टम अभियान किसने शुरू किया? भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जीव परिवर्तन मंत्रालय ने। क्लियर आपको? भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी। तो मंजूरी देने वाला राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया है। आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानूनों, सब्सिडी आज विभिन्न शुल्क को कम या खत्म कर दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान व सस्ता बनाना। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने इसको मंजूरी दे दी है। क्लियर आपको? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ अबू धाबी में ADNEC ग्रुप द्वारा इमिरेट्स न्यूज एजेंसी के सहयोग से। विषय था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। क्लियर आपको? मीडिया क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियों और अवसरों के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर की चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करना। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। प्रधानमंत्री जी ये घोषणा 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में गुमनाम आदिवासी नायकों और शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान किया। मानगढ़ पहाड़ी भील समुदाय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की अन्य जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखती है। IIT की पहली विदेशी कैंपस। IIT जो भारत का IIT है, इसका अबू धाबी UAE संयुक्त अरब अमीरात में पहला विदेशी कैंपस स्थापित किया गया है। संबंधित है IIT दिल्ली से। IIT दिल्ली ने पिछले 2 वर्ष में अपने एल्यूमनी की तरफ से 169 करोड़ रुपए एंडोमेंट फंड में प्राप्त किया है। इसके अलावा संस्थान अपने छात्रों के स्टार्टअप के लिए सीड इन्वेस्टमेंट फंड भी शुरू करने जा रहा है। संस्थान द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2022 तक कुल 58 स्टार्टअप IIT दिल्ली में इनक्यूबेट हो चुके हैं। पहली बार R20 शिखर सम्मेलन का आयोजन बाली इंडोनेशिया में हुआ। उद्देश्य वैश्विक शांति को बढ़ावा देना। भारत प्रतिनिधि स्वामी श्री गोविंद देवगिरी महाराज, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और राम माधव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ R20 इंडोनेशिया के G20 प्रेसिडेंट के तहत शुरू किए गए G20 कार्यक्रम की श्रृंखला का एक हिस्सा है। यह G20 धार्मिक नेताओं का वैश्विक शिखर सम्मेलन है। क्लियर आपको? कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागीर नौसेना से। ठीक है, संबंध किसका है इससे? नौसेना से। ये Y11879 INS वागीर नाम दिया गया इसका। निर्माणकर्ता मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों के निर्माण के क्रम में यह 5वीं पनडुब्बी है। नांद प्रभु कैंपगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। यह 108 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा है। अनावरणकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अब चूंकि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैंपगौड़ा को बेंगलुरु शहर का संस्थापक माना जाता है। क्लियर आपको? कैंपेगौड़ा है ना। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। इसका आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है और आयोजक हरियाणा ही था। पार्टनर देश नेपाल थे और पार्टनर राज्य मध्य प्रदेश है। क्लियर आपको?
इस समय आप देख रहे होंगे धर्म के प्रति लोगों में काफी ऊर्जा है, लोग इसकी तरफ काफी अग्रसर हो रहे हैं और अपने जो अपना देश है, अपना राष्ट्रीयत्व भावना है, राष्ट्रवाद है, अपने धर्म के प्रति लोगों को गौरव की अनुभूति हो रही है। एक नया युग सा चलने लगा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के निर्विरोध अध्यक्ष का चुनाव। पीटी उषा जो एक एथलीट हैं, धावक थी, इनको भारतीय ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब क्या देखने को मिल रहा है कि खिलाड़ियों को संघ का जो जैसे बीसीसीआई में पहले सौरव गांगुली थे अध्यक्ष, अब रोजर बेरी बना दिए गए, उसी को देखते हुए अब सभी संघों ने क्या किया है, अध्यक्ष को इतना एक खिलाड़ी के रूप में चुना जाए ताकि क्या हो, कोई आरोप ना लगा सके कि सरकार नेता लोग या अमीर लोग ये चला रहे हैं। तो अध्यक्ष खिलाड़ी हो जाता है और मुख्य रूप से काम करता है सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी कोई बढ़िया वित्त पोषित आदमी ही होता है। अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होने वाली पहली महिला है। हाल ही में पीटी उषा को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया। इन्हें पयोली एक्सप्रेस के उपनाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया दलाई लामा को। ठीक है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है। उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के अहिंसा के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का गठन राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 में किया गया था। भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ नोहपेन कंबोडिया में। भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है नोहपेन कंबोडिया में। भारतीय प्रतिनिधि श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति व प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ था। श्री जगदीप धनखड़ की उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली विदेश यात्रा भी है ये। इस शिखर सम्मेलन में आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करने के लिए एक स्मारक शिखर सम्मेलन के रूप में मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 जो प्रगति मैदान में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ट्रेड फेयर की थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 की थीम थी। फोकस स्टेट था यूपी व केरल को बनाया गया, साथ ही राज्य बिहार, झारखंड व महाराष्ट्र थे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश 9 नवंबर 2022 को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ 2 वर्ष की अवधि के लिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में कार्यभार संभाला। चंद्रचूड़ ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित का स्थान लिया है। इन्हें शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिलाई गई। डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। 11 नवंबर 1959 को जन्मे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 31 अक्टूबर 2013 से सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति तक वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अगला टॉपिक है हमारा का बिमस्टेक देशों के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक। आयोजन भारत वर्चुअली हुआ है, यानी कि ऑनलाइन आयोजन हुआ है। इस बैठक में अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के दौरान इसके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया तथा कृषि जैव विविधता संरक्षण एवं रसायनों के प्रयोग में कमी के लिए प्राकृतिक व पारिस्थितिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों का उल्लेख किया। बिमस्टेक स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक में हुई। सदस्य देश कौन है? 7 इसके सदस्य देश हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और मुख्यालय इसका ढाका में है। विश्व की 22% आबादी इन्हीं देशों में रहती है। क्लियर आपको? पाकिस्तान और चीन इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी बिमस्टेक में लगभग शामिल हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान भी नहीं है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र वर्ष 2022 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में पहले खाद्य उत्कृष्टता केंद्र COEK का उद्घाटन किया। खाद्य उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य वस्त्रों की डिजाइन तैयार करना, घरों के लिए पर्दे आदि बनाना, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सहायक सामग्रियों का विकसित करना। CITES का
COP19 का आयोजन अर्जेंटीना में हुआ। क्लियर आपको? COP19 को विश्व वन्यजीव सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। प्रमुख बिंदु, इसमें 52 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियमों को प्रभावित करेगा। सार्क सरीसृप, दरियाई घोड़ा, सोंगबर्ड्स, गैंडे, 200 पेड़ों पर रहने वाली प्रजातियां, आर्किड, हाथी, कछुए आदि साइट्स। ठीक है, स्थापना 1 जुलाई 1975 पर हुई। साइट्स जैव विविधता हाउस को रोकने में मदद करता है। वाइल्ड लाइफ के संरक्षण, उनके व्यापार को नियंत्रित करना, प्रजातियों के जंगल में जीवित रहने को सुनिश्चित करना तथा इन पर निर्भर रहने वाले लोगों की आजीविका को बचाए रखने में भी मदद करना है। भारत का पहला भू पार्क, जियो पार्क। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जिसका उद्देश्य भू वैज्ञानिक विरासत को स्थायी रूप से संरक्षित करना है। यह साइट पहले से ही यूनेस्को की भू विरासत की अस्थायी सूची में है। जबलपुर के भेड़ा घाट लमेटा घाट क्षेत्र में नर्मदा घाटी में कई डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे। लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस जियो पार्क की स्वीकृति के साथ ही GSI विभाग ने इसका विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए 1.30 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की है। लगभग 5 एकड़ भूमि में भूगर्भ शास्त्र को धरोहर को संजोकर रखने के लिए जियो पार्क का निर्माण होगा। क्लियर आपको? अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में या मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे? तो उसका उत्तर होगा जबलपुर के भेड़ा घाट लमेटा घाट क्षेत्र में नर्मदा नदी घाटी में कई डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे। नवंबर और दिसंबर माह की अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां। ग्रेग बर्केल को दूसरे कार्यकाल के लिए ICC का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरत कमल अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अरुण गोयल को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर CV आनंद को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मीनेश शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। क्लियर आपको? ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास, जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। समन्वय अभ्यास 2022, यह आयोजन इसका आगरा वायुसेना स्टेशन पर हुआ। आयोजक भारतीय वायुसेना था और सम्मिलित राष्ट्र भारत व दक्षिण पूर्व एशियाई संगठनों के संगठन एशियान देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अभ्यास गरुड़ शक्ति, इसका आयोजन कारावांग इंडोनेशिया में हुआ। अंतरराष्ट्रीय वातावरण में आतंकवादी अभियान, क्षेत्रीय सुरक्षा व अभियान व अन्य अभियानों में समझ, साझेदारी व सहयोग को विकसित करना। अभ्यास आस्ट्रा हिंद, आयोजन राजस्थान में हुआ। यह भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ। आस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य में। क्लियर आपको? आस्ट्रा हिंद, देखिए भारत राष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है, राष्ट्र को जोड़ देंगे तो आस्ट्रा बन जाएगा। इस तरह से आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। 22 भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच एक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास रहा है। क्या? आस्ट्रा हिंद, भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच में गरुड़ शक्ति आयोजन इसका कारावांग इंडोनेशिया में हुआ। और समन्वय 2022, इसका आयोजन आगरा वायुसेना स्टेशन पर हुआ। यह भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के बीच में हुआ। अब कुछ दिवस हैं जिन्हें हमें याद करना है। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। क्लियर आपको? इस बीमारी को पहचान, उपचार और रोकथाम के लिए जागरूक करना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। इसका थीम इस बार थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। उद्देश्य लोगों के जीवन में शिक्षा के बारे में जागरूक करना है, उन्हें इसकी अहमियत समझाना है। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अलग बात है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कभी भी स्कूल नहीं गए थे, वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण करना है। यह दिवस बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित भी करता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2021 में की गई थी। 20 नवंबर विश्व बाल दिवस, बच्चों में एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करना।
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्लियर आपको? इसकी शुरुआत 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। नवंबर माह के प्रमुख महोत्सव। संगाई महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया गया। विषय फेस्टिवल ऑफ वननेस, राज्य की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने, पूर्वोत्तर राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना। ड्रम वांगला महोत्सव 2022, मेघालय के पास वांगला ए डैम चिब्राग्रे में आयोजन इसका हुआ। बांग्ला महोत्सव उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित एक स्पेशल उत्सव है। बांग्ला महोत्सव भारत के मेघालय के गारो में सबसे लोकप्रिय त्योहार है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। तो ये रहा करंट अफेयर्स का पहला पार्ट। उम्मीद करता हूं आपने एक एक चीज को समझा होगा। अगर कहीं कोई समस्या आई हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसे अगली वीडियो में ठीक करने की कोशिश करूंगा। वीडियो 2018 के जो भी अभ्यर्थी हैं या पेट 2023 की जो तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, यहां तक कि यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लगातार इन विषयों को देखते रहिए, समझते रहिए, और निश्चित रूप से यहां से आप कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।